नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय गणना की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इस मामले पर कहा कि बगैर जातीय गणना के समाज में पिछड़े और दबे कुचले लोगों का विकास संभव नहीं है। जातीय गणना नहीं होने से इस वर्ग का शोषण हो रहा है, साथ ही हकमारी की जा रही है। बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन सरकार से राज्य में जातीय गणना कराने की मांग की। जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ये जनगणना नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग आपके जो कमजोर तबके, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोगों को साथ में उनके साथ न्याय नहीं मिल पाता है। उनका जो सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार से लेकर के बाकी जो विकास के मामले हैं और अन्य चीज़ों में उनके हकमारी जैसे होती है, और आज दिनों दिन उनका हालत एकदम बदहाल होते जा रहा है। और तभी हम इन लोगों के साथ न्याय हम कर सकते हैं। जब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होता है, तब तक इसको न्याय इन लोगों का नहीं हो सकता है। बोकारो में चास थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में विदाई को लेकर ससुराल और मायके पक्ष के लोग ही आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई होने लगती है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से ससुराल और मायके पक्ष के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ओर से लात और घूंसे बरसे। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोगों ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग युवती से मारपीट करते थे और इसीलिए युवती अपने मायके आ गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे लेने के लिए मायके पहुंचे। जब महिला ने जाने से इनकार कर दिया तो वे लोग मारपीट करने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। वहीं मामले में शिकायत के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। धनबाद कोयला अंचल से बड़ी खबर, जहां पर झरिया में फिर बमबाजी की घटना हुई है। सिंहनगर गुलगुलिया में बमबाजी की घटना हुई है, जहां पर बम फेंकने वाले की गिरफ्तारी के विरोध में बमबाजी की गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर इस पूरे मामले को शांत कराती नजर आई। घटना से हालांकि गुलगुलिया बस्ती के लोगों के बीच दहशत जरूर है। 19 जनवरी को हुई बमबाजी की घटना के बाद से ही लगातार इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को हुई बमबाजी की घटना में शामिल आरोपी चंदन दिकार को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया था, जिसके बाद गुस्साए बाइक सवार 2 युवकों ने बमबाजी की इस घटना को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बम के अवशेष को जब्त किया गया। घटना की जांच फिलहाल इस वक्त जारी है। साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन के मामले को लेकर आज ईडी दफ्तर में डीसी राम नरेश यादव उपस्थित होंगे। राम नरेश यादव को ईडी ने सम्मन भेजते हुए 23 जनवरी को उपस्थित होने को कहा था। यह मामला 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। साहिबगंज के डीसी राम नरेश यादव आज ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे। ईडी ने उन्हें समन किया है और आपको पता है कि संथाल और खासकर अगर हम साहिबगंज की बात करें तो 1000 करोड़ का पत्थर उत्खनन को लेकर मामला सामने आया है और उसके बाद से कई तरह की जांच चल रहे हैं। इससे पहले अगर हम पंकज मिश्रा की बात करें तो पंकज मिश्रा के मामले में भी ये कहा जा रहा है कि साहिबगंज के जो डीसी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने और इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार अधिकारियों को सम्मन किए जा रहे हैं, इससे पहले भी जो खनन पदाधिकारी थे, जो जिला के खनन पदाधिकारी थे, उनको भी बुलाया गया था। और अब अगर साहिबगंज के डीसी, जैसा कि आज उन्हें आना है, उनको सम्मन किया गया है। आज 23 जनवरी का दिन है और आज साहिबगंज डीसी यहाँ पहुँच सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उनसे ईडी के अधिकारियों के द्वारा एक लंबी पूछताछ होगी। ये पूछताछ पूरी तरह से पत्थर उत्खनन पर केंद्रित होगा और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि साहिबगंज के अलग अलग जो माइंस हैं वहां से पत्थर का जो उत्खनन हुआ है और उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग
दूसरे राज्यों तक की गई है, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी, इसके तथ्यों को खंगाला जाएगा, उससे संबंधित जो कागजात ईडी के पास हैं, जो जानकारी ईडी के पास है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा डीसी से। तो ये देखना होगा कि जब अगर साहिबगंज के डीसी यहाँ पहुंचते हैं तो क्या कितने घंटे तक उनसे पूछताछ होती है, और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तब क्या आगे ईडी की कार्रवाई होगी, ईडी के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, क्या जो साहिबगंज के डीसी हैं वो कोई समय मांगते हैं, ये इन सारी चीजों पर आज सबका ध्यान ईडी दफ्तर पर केंद्रित रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। देवघर में आज बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेहर गार्डन में आयोजन होना है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक देवघर की धरती पर होना एक अहम बात है, और ये संथालपुरना प्रमंडल का मुख्य द्वार है, झारखंड का भी मुख्य द्वार है, और संथालपुरना प्रमंडल कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और कार्य समिति की बैठक है, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा, और ये सरकार को पूरी तरह से घेरने की योजना है। और सरकार कैसे 2024 में केंद्र में बने, झारखंड में बने, जिनकी घोषणा आप लोगों के सामने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने देवघर प्रवास के दौरान किया था, उसी को लेके ये कार्यक्रम है। और मैं हृदय से प्रदेश नेताओं को साधुवाद देता हूं। देवघर में 2 दिवसीय भाजपा का प्रदेश कार्य समिति का बैठक होना है। आज से यह बैठक शुरू हो रहा है। आज और कल देवघर में इस बैठक को किया जाएगा। अभी देखिए कि तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। देवघर के मैहर गार्डन में ये पूरी तैयारी की जा रही है। इस वक्त जहां मौजूद है ये बैठक स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में आप देखेंगे कि कुर्सियां लगी हुई हैं, मंच सजे हुए हैं। 16 साल के बाद देवघर में ये इस तरह का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता आज शामिल होंगे और संगठन के विस्तार को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, और झारखंड में कैसे अपनी सत्ता को पुनः वापस लाया जा सके उसको लेकर भी जो है आगामी चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बैठक की जाएंगी और रणनीति भी बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति को लेकर तैयारियां जोरों से है, और आज और कल 2 दिवसीय यहाँ बैठक होना है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के बरकाकाना में करीब 7 से 8 गांव के लोग रेलवे के रास्ता बंद करने से परेशान हैं। लोगों का यह कहना है कि रेलवे बार बार रास्ता बंद कर देता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के बरकाकाना लाइन पार के पास। हम हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र के 6 से 7 गांव के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, लेकिन लोगों को फिलहाल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे द्वारा यहाँ पर गड्ढा कर दिया गया है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके कारण जो है ग्रामीण जो है इस रास्ते से आने जाने में उनको परेशानी हो रही है। लगभग 6 से 7 गांव के लोग यहाँ पर इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। जिला मुख्यालय और पतरातू प्रखंड मुख्यालय समेत बरकाकाना बाजार भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। स्कूल के बच्चे भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हम लोगों को कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गाँव पहुँचना पड़ेगा। ग्रामीण से सीधे बात करते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत इस रास्ता को लेकर के है कि रेलवे अधिकारी द्वारा हम लोग को दोनों साइड से ब्रैकेटिंग किया जाता है, और 1909 का रास्ता खतियानी रास्ता है, सर्वे रास्ता है, जो कि हम लोग इसी रास्ते से कम 7 गांव के आदमी आना जाना करते हैं। किस किस गांव के? लाइन पार, पहन बेड़ा, सियासी बस्ती, कटिलिया बेड़ा, कैरा बिहार, सारे ग्रामीण हम लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अच्छा। और अगर रास्ता पे इस बात पर नहीं ध्यान देते MP MLA तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कीजिए जी। आपने सुना अभी। और क्या नाम आपका है? मेरा मुकेश मेडा नाम है, और ये आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, है ना, ये रास्ता जो हम लोग 7 गाँव को जो है इस रेलवे लाइन के द्वारा जो है आना जाना जो करते हैं वो आपका 1909 का जो है ये सर्वे में जो है दर्शाया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो है बहुत जगह जो है जितना जो है आपका रेलवे का जो है आपका जितने भी ये हैं ऑफिस है ना, वहाँ पर हम लोग पूरा जो है लिखित के साथ में हम लोग जो है दिए हुए हैं। लगभग हम लोग को जो है भी चाहते हैं यहाँ पे। जी एकदम चाहिए।
अगर नहीं मतलब रहेंगे, अगर दिए जाएंगे तो हम लोग जो है जो अभी जो हम लोग का जो आना जाना जो करते हैं एकदम बिल्कुल जो है बंद हो जाएगा। हम लोग जो है बेकार मतलब जो है 7 गांव जो है हम लोग बेकार हो जाएंगे। हजारों की आबादी यहाँ निवास करती है। ऐसे में ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ पर आरओबी बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को रामगढ़ जिला मुख्यालय, पतरातू प्रखंड मुख्यालय समेत बरकाकाना आने जाने में सहूलियत हो। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के खेलगांव में राज्य स्तरीय डे बोर्डिंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में 3 नन्हे चैंपियन चर्चा में है। जी हाँ, ये अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत रही हैं और इन प्रतिभागियों से बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। प्रतिभा के सामने आसमान भी झुकता है। झारखंड के 3 तीरंदाजों ने इसे साबित कर दिखाया है। हम इस समय मौजूद है राजधानी के एकलव्य तीरंदाजी सेंटर में और हमारे साथ जो 3 तीरंदाज आप देख रहे हैं, इनकी उम्र जो है 9 वर्ष के नीचे है, यानी अंडर 9 में कंपाउंड डिवीजन में इन्होंने देश भर के तीरंदाजों को हराकर गोल्ड जीता है। तो आप लोग ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सृष्टि रोज को। तो सृष्टि, ये बताओ कि तुमने किसे हराकर गोल्ड जीता? गोल्ड दिखाओ अपना। किस राज्य की तीरंदाज को तुमने हराया था? महाराष्ट्र। तुमने? महाराष्ट्र। तुम्हारे पास तो 2 गोल्ड है। एक गोल्ड है, एक ब्राउन्ज है। हाँ, तो किस में जीता था तुमने? ब्राउन्ज इंडिविजुअल में जीते थे और गोल्ड टीम में। किस स्टेट को हराया था? महाराष्ट्र को। अच्छा, ये बताओ तुमने क्या जीता? मैंने गोल्ड जीता। अपना गोल्ड दिखाओ। तो आप लोग तीनों ने ग्रुप में जीता था? हाँ। ग्रुप में? हाँ। हमारे साथ कोच हैं, उनसे बात करेंगे कि खिलाड़ियों का ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? कब? विजयवाड़ा में हमारा हुआ था। 5th अंडर 9 मिनी नेशनल था और 14 से 17 जनवरी तक था। वहाँ हमारा टूर्नामेंट चला था नेशनल का। हमारी टीम महाराष्ट्र को हरा के गोल्ड जीती थी और अनुष्का तिवारी 2 कांस्य पदक लाई थी, जो एक इंडिविजुअल और एक ओलंपिक राउंड का था। तो आप देख सकते हैं कि इन तीरंदाजों को, जिनकी उम्र जो है 9 साल से नीचे, अंडर 9 में उन्होंने गोल्ड जीता है। और समझ आइए कि झारखंड में तीरंदाजी का भविष्य कितना उज्जवल है, इन 3 चेहरों को देखकर पता चलता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा को लेकर आज सिमडेगा पहुंचेंगे। यहां वे जिले वासियों को संबोधित करने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता श्रीराम पुरी। आज सिमडेगा के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मुख्यमंत्री का इधर आगमन होना है और खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारी की गई है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आप देख सकते हैं कि जो मंच सजा है वो खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। खतियानी जोहार यात्रा लिखी गई है बैनर पर और जो गठबंधन के चुनाव चिन्ह हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं और गठबंधन के लोगों की तस्वीर लगी है, मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी गई है। यहाँ आज खतियानी जोहार यात्रा का आगाज हुआ है और दोपहर के 1 बजे मुख्यमंत्री यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और तैयारियां पूरी की गई है और सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और आज सिमडेगा के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। आने वाला जो समय होगा, ये जो सभा होगी, ये तय करेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना सशक्त सिमडेगा जिला में है। चूँकि सारे कार्यक्रम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी मेहनत की है और जो तैयारी कर रखी है वो जनता बताएगी कि आज कितना जनता यहाँ पर उमड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। जमशेदपुर पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 78 किलो गांजे के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी लोग बहरा गोड़ा और आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से NH 33 होते हुए शहर में गांजे की खेप पहुंचने वाली है, उसकी तस्करी की जा रही है। सूचना पर एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर नाकेबंदी की गई, जहां जांच के दौरान 2 कार से 78 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि ये लोग विजयनगर आंध्र प्रदेश से गांजा ला रहे थे, जिसकी सप्लाई जमशेदपुर में की जा रही थी। ये सब सप्लाई किसको की जा रही थी, कहाँ की जा रही थी, यह भी बात पता चला है। ये पूरे अवैध गांजे की तस्करी के बड़े सरगना का पता चला है। सरगना के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु भी अभी छापामारी की।
हजारीबाग में डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। बच्चा क्रिकेट खेलते समय गिरकर घायल हो गया था, जिसे घरवालों ने हजारीबाग सदर अस्पताल में एडमिट करा दिया। घरवालों का आरोप है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बताने के बाद भी ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया। काफी देर बाद दवा और ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सदर अस्पताल के अधीक्षक ने लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही। अधीक्षक ने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में उसको एसीयू में लगवाना चाहिए तो एसीयू भी नहीं मिला, और दूसरी में यहाँ डॉक्टर बहुत लापरवाही किया है। ये रात को भी नहीं, मैं किसी तरह से देखने भालने आया, नर्स को भी बोले कि ऐसे ऐसे बच्चा हुआ, तो बोला कि नहीं ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है ना, तो बोले तो इसको एसीयू वगैरह में दीजिए, ये डॉक्टर साहब समझेंगे। अब अभी हम आए हैं, देख लेते हैं हॉस्पिटल में क्या बात है, कहाँ एडमिट था और किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ, उसका तो शो कॉज अभी निकाल रहे हैं। आज तो ऑफिस बंद है, कल निकालेंगे। आगे हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे भी यहाँ का डेथ रेट तो थोड़ा ज़्यादा होता ही है, क्योंकि सब जगह से रेफर्ड होके ही पेशेंट यहाँ आते हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। धनबाद में कोयला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने ली है। कोयलांचल में फिर धाएं धाएं। दिन दहाड़े कोयला कारोबारी की हत्या। प्रिंस खान के गुर्गे ने ली हत्या की जिम्मेदारी। गोली का खाली खोखा और जमीन पर पड़े खून के धब्बे। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोयलांचल में एक बार फिर बंदूक गरजी है। तस्वीरें कतरास थाना क्षेत्र के कैलूडी की है। बदमाशों ने दिन दहाड़े मनोज यादव नाम के कोयला कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। घर वालों ने मनोज को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते में ही मनोज की मौत हो गई। अभी कतरास थाना क्षेत्र के कैलूडी में यहाँ पर कोयला कारोबारी मनोज यादव को 4 गोली मारी गई है और इस घटना में मनोज यादव की मौत हो गई है। हम अभी उसी स्थान पर हैं और यहाँ पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं, और यहाँ पर कई ऐसे अवैध मुहाने हैं जहाँ अवैध कोयला उत्खनन स्थल पर मजदूर काम करते हैं, और यही कारण है कि ये जो गोलीबारी हुई है इसमें अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व की बातें कही जा रही है। मनोज की हत्या रंगदारी को लेकर की गई है, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है उसके रिश्तेदारों का। इसमें हमको फोन करके अभी धमकी दिया है कि अभी 36 गोली और मारेंगे, मरा तो मरा है और तुमको भी मारेंगे। ठीक है ना, अब इस पर नंबर आया है। ठीक है, अभी जस्ट गाड़ी में नंबर, गाड़ी में अभी इतने बैठे हुए नंबर हम भैया के दिखाए हैं इनको। नंबर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फोन उठाया तो क्या बोल रहा है? फोन उठा के बोला 36 गोली और मारेंगे, बेटा तुम भी बच के रहो, मनोज के साला है ना। हम बोले ठीक है तुम मारो। मनोज की हत्या की जिम्मेवारी ली है गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पर्ची तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर मेजर ने घटना की जिम्मेदारी ली है। उसने लिखा है कि जो घटना मनोज यादव के साथ हुई है उस घटना की हम जिम्मेदारी लेते हैं। छोटे सरकार जिस का लिस्ट बनाए हैं वह छोटे सरकार को पैसा दे दो, वरना यही अंजाम होगा। कनोडिया, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, व्हाट्सएप ऑन कर और छोटे सरकार से बात कर लो। अब धनबाद में वही होगा जो छोटे सरकार के साथ खड़ा होगा, वरना किसी चौराहे पर मुर्दा पड़ा होगा। धमकी का वक्त खत्म, अब एक्शन चालू। अंत में लिखा है हम असली मेजर। एक तरफ कोयलांचल धनबाद में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बहाया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर रंगदारी की पर्ची वायरल की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस अभी अपराधी का नाम ही ढूंढने में लगी है। गोली चलने का क्या कारण है सर? अभी जांच चल रहा है, जांच करने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला को लेकर चला है, प्रिंस खान के लोग मारे हैं, कोई धमकी मिला था, ऐसा कुछ सूचना है क्या आपको? नहीं, अभी तक तो क्लियर पता नहीं चला है, जांच चल रहा है, जांच करने के बाद ही हम लोग कुछ क्लियर कर पाएंगे। किसको गोली मारी गई है, कोई नाम पता? मनोज यादव करके पता चला है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक कोयलांचल में अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहेंगे और पुलिस जांच की बात कहकर नाक बचाती रहेगी? कब तक प्रिंस खान और उसके गुर्गे खुलेआम धमकी देते रहेंगे और पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में